दिल्ली की सर्दियों की सुबह थी। आसमान में धुंध छाई हुई थी, लेकिन शहर की रफ्तार थमने वाली नहीं थी। सड़कें चहल पहल से भरी थीं और हर नुक्कड़ पर शादी की तैयारियों की गूंज सुनाई दे रही थी। राजधानी के एक प्रसिद्ध होटल राज पैलेस के बाहर फूलों की झालरों से सजी कारें रुक रुक कर अंदर जा रही थीं। आज यहाँ एक बड़ी शादी थी, मेहता परिवार के इकलौते बेटे की शादी। सावित्री, जो अब 65 की होने को आई थीं, एक साधारण साड़ी पहने, हल्के गुलाबी रंग की शॉल ओढ़े, धीमे कदमों से होटल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ रही थीं। उनके हाथों में एक छोटा सा उपहार और एक सफेद लिफाफा था, जिस पर शगुन लिखा था। उनकी चाल में गरिमा थी, लेकिन आंखों में एक अनकही बेचैनी। शादी उनके पुराने सहेली मीना के बेटे राजीव की थी। मीना और सावित्री की दोस्ती कॉलेज के ज़माने से चली आ रही थी। एक समय था जब दोनों साथ में चाय की दुकानों पर बैठकर घंटों बातें किया करती थीं, लेकिन जिंदगी ने दोनों के रास्ते अलग कर दिए। सावित्री की जिंदगी में एक तूफान आया था, जो अब तक थमा नहीं था, उसकी बेटी अन्या का अचानक लापता हो जाना। 20 साल पहले की बात थी। अन्या तब सिर्फ 4 साल की थी। सावित्री उसे लेकर इंडिया गेट के पास एक मेले में गई थी। वह रंग बिरंगे गुब्बारों से खुश हो रही थी और सावित्री कुछ पल के लिए फोन पर व्यस्त हो गई। जब पलट कर देखा तो अन्या कहीं नहीं थी। उसके बाद की जिंदगी एक अनथीन तलाश में बदल गई। पुलिस स्टेशन, अनाथालय, टीवी शो, अखबार, जहां उम्मीद की हल्की सी किरण भी दिखी, वहां सावित्री पहुंची। लेकिन हर बार मायूसी ही हाथ लगी। आज जब वह मीना के बेटे की शादी में आमंत्रित थी, उसे यह तो नहीं पता था कि वहां उसकी जिंदगी फिर से करवट लेगी। हॉल में प्रवेश करते ही संगीत की धुनें और मेहमानों की बातचीत की गूंज ने माहौल को जीवंत कर रखा था। मंच फूलों से सजा था और एक बड़ी स्क्रीन पर दूल्हा दुल्हन की तस्वीरें चल रही थीं। सावित्री एक कोने में बैठ गई, चुपचाप सब कुछ देखती रही। मीना उसे देखकर आई, गले मिली, लेकिन फिर जल्दी से किसी और मेहमान की ओर चली गई। घड़ी की सुइयों ने जैसे ही 11 बजाए, संगीत की लहरों के साथ ऐलान हुआ, अब दुल्हन प्रवेश कर रही हैं। सावित्री ने जैसे ही सिर उठाया, उसका दिल एक पल को थमसा गया। दुल्हन एक सुंदर, मुस्कुराती हुई लड़की, सफेद और सुनहरी लहंगे में सजी, मंच की ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन सावित्री की नजर उस चेहरे पर टिक गई, जैसे वह किसी सपने को हकीकत में देख रही हो। लड़की का नाम माइक पर बोला गया, प्रिया शर्मा। सावित्री की सांसें तेज हो गईं। उस नाम में कुछ था, लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ और जो उसकी आंखें देख रही थीं। उस लड़की के गाल के बाईं ओर एक हल्का सा जन्म का निशान था, ठीक वैसा ही जैसा अन्या के गाल पर था। और जब लड़की ने हाथ उठाकर दुपट्टा संभाला, सावित्री की नजर उसकी उंगली पर एक पुराने घाव के निशान पर पड़ी। यही वह निशान था जो अन्या को बचपन में खेलते वक्त चोट लगने से पड़ा था। यह कैसे हो सकता है? सावित्री के मन में तूफान उठने लगा। उसने आंखें मल लीं, लेकिन वह चेहरा, वह हंसी, वह मासूमियत, सब कुछ वैसा ही था जैसा उस तस्वीर में था जो वह 2 दशक से अपने पास रखे हुए थी। लोग तालियां बजा रहे थे, फोटोग्राफर तस्वीरें ले रहा था और मेहमान दुल्हन की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। लेकिन सावित्री की आंखों में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या यह मेरी अन्या है? वह खड़ी होना चाहती थी, चीखना चाहती थी, मंच पर दौड़कर जाकर उसे गले लगाना चाहती थी, लेकिन कुछ ने उसे रोक लिया। सामाजिक मर्यादा, मीना की खुशियां और एक बेहद नाजुक स्थिति। नहीं, उसने मन ही मन कहा, अगर यह सच है तो मैं जल्दबाजी में इसे खोना नहीं चाहती। उसने गहरी सांस ली और वहीं कुर्सी पर बैठी रही, लेकिन उसकी नजर एक पल को भी उस लड़की से नहीं हटी। हर मुस्कान, हर झुकाव,
हर आंखों की चमक उसे उसकी बेटी की याद दिला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त ठहर गया हो और वह फिर से उस दिन में लौट गई हो जब उसकी गोद खाली हो गई थी। भीड़ में कोई जान नहीं पाया कि एक माँ के भीतर क्या तूफान चल रहा है। लेकिन सावित्री जानती थी यह सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता। आज सालों बाद पहली बार उसे लगा कि उसकी अन्या कहीं पास है, बेहद पास। उसने अपने बैग से तस्वीर निकाली, अन्या की चौथे जन्मदिन की तस्वीर। फिर एक बार उस मंच की ओर देखा, दो चेहरों को मिलाया और उसके दिल में एक आवाज आई, यह वही है, यह मेरी अन्या है। लेकिन अभी उसे चुप रहना था। सावित्री घर लौटी तो रात गहराने लगी थी, लेकिन उसके भीतर का तूफान अब तक शांत नहीं हुआ था। दिल्ली की सर्द हवा खिड़की से भीतर आ रही थी, लेकिन उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। वह सीधे अपनी छोटी सी अलमारी के पास गई, जहां सालों से एक पुराना डिब्बा रखा था, धूल से ढका, लेकिन भीतर एक पूरी दुनिया थी। उसने डिब्बा खोला। उसमें अन्या की कुछ तस्वीरें थीं, उसके बचपन के खिलौने और सबसे ऊपर वही तस्वीर जो वह आज शादी में ले गई थी। एक 4 साल की लड़की गुलाबी फ्रॉक में, हाथों में गुब्बारे, मुस्कराती आंखें, वही आंखें जो आज वह प्रिया के चेहरे पर देख आई थी। 20 साल पहले की एक शाम की परछाई उसके मन में फिर से ताज़ा हो उठी। तारीख थी 15 जुलाई 2003। उस दिन सावित्री ने अन्या को इंडिया गेट के पास लगे मेले में घुमाने ले जाने का वादा किया था। वह दिन खास था, अन्या का चौथा जन्मदिन। बचपन की छोटी छोटी खुशियां कितनी बड़ी लगती थीं। एक कागज का पंखा, रंग-बिरंगे गुब्बारे और गोलगप्पों की खुशबू। अन्या दौड़ रही थी, हंस रही थी। फिर जैसे ही सावित्री ने अपना फोन निकाला एक जरूरी कॉल लेने के लिए, वह कुछ सेकंड के लिए उसकी ओर से मुड़ी। जब वह वापस मुड़ी, अन्या गायब थी। वहां सिर्फ भीड़ थी, शोर था और उसके हाथ से फिसलता वक्त। सावित्री ने जैसे तैसे पुलिस को बुलाया, घंटों तलाश की, अनाउंसमेंट करवाए, हर कोने में झांका, लेकिन अन्या कहीं नहीं मिली। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद जब कोई सुराग नहीं मिला, तो फाइल लापता बच्चा के ढेर में एक और केस बनकर रह गई। सावित्री की दुनिया उजड़ गई। उसके पति की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। अब बेटी भी चली गई। रिश्तेदारों ने कहा भाग गई होगी, किसी ने चुराई होगी, अब क्या कर सकती हो। कुछ ने तो यहां तक कहा यह सब किस्मत का खेल है, छोड़ दो। लेकिन मां कैसे छोड़ सकती है। वह एक एक दरवाजे पर गई। दिल्ली के हर अनाथालय, हर एनजीओ, हर मंदिर, हर दरगाह। जहां कोई कहता कि किसी लड़की को देखा है, वह वहां जाती। रेलवे स्टेशन पर रातें बिताईं, बस स्टैंड पर बच्चों की तस्वीरें बांटी, न्यूज चैनलों में अपील की, कृपया मेरी बेटी को ढूंढने में मदद करें। उसका नाम अन्या है। वह सिर्फ 4 साल की है। उसके गाल पर एक बर्थमार्क है और बाएं हाथ की उंगली पर एक पुराना निशान। वह साल दर साल ये सब दोहराती रही। समय के साथ उसके बाल सफेद होने लगे, पर दिल में वही रंग बचा रहा, अन्या की यादों का। कई बार उसे झूठी उम्मीदें मिली। किसी ने कहा गुड़गांव में एक बच्ची है जो अनाथ मिली थी। वह वहां गई, दिल में उम्मीद, लेकिन वह बच्ची कोई और निकली। कभी किसी गांव में, कभी किसी राज्य में, लेकिन हर बार वो दरवाजा बंद हो जाता। इन 20 वर्षों में उसने बहुत कुछ खो दिया, अपना घर, अपनी नौकरी, अपनी दोस्तियां, यहाँ तक कि अपना आत्मविश्वास। लोगों ने उसे पागल औरत कहकर बुलाया। एक बच्ची के लिए जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? पर सावित्री का जवाब हमेशा एक ही था, क्योंकि वह सिर्फ बच्ची नहीं है, वह मेरी दुनिया है। वह रोज सुबह भगवान की मूर्ति के सामने दीप जलाती थी
और कहती थी, अगर कहीं मेरी अन्या जिंदा है तो एक दिन हम मिलेंगे। आज इतने वर्षों बाद पहली बार उस उम्मीद को एक शक्ल मिली थी प्रिया। वह अब सो नहीं पा रही थी। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, अगर प्रिया ही अन्या है तो वह इन सालों में कहाँ रही? उसे किसने अपनाया? क्या उसे बताया गया कि उसकी मां मर चुकी है? क्या वह कभी कुछ महसूस करती थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह मुझे पहचान पाएगी? अगली सुबह उसने फिर से पुरानी फाइलें निकाली। पुराने अखबारों की कटिंग, पुलिस रिपोर्ट, टीवी शो में दिए इंटरव्यू, सब कुछ एक बार फिर पढ़ा। उसने एक छोटी सी डायरी निकाली जिसमें सालों से वह हर सुराग, हर नाम, हर जगह लिखती आई थी। आज उसने उसमें एक नया नाम जोड़ा, प्रिया शर्मा। सावित्री को पता था कि यह एक बार फिर से दिल टूटने का कारण बन सकता है। यह कोई और संयोग भी हो सकता है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसके दिल की धड़कनें उसे बता रही थीं, यह वही है। वह नहीं जानती थी आगे क्या करना है, लेकिन एक बात वह जान चुकी थी, अब पीछे नहीं हट सकती। उसने अपने आप को शीशे में देखा। झुर्रियों से भरा चेहरा, थकी हुई आंखें, लेकिन एक दृढ़ संकल्प। 20 साल की तलाश ने उसे एक औरत से कुछ और बना दिया था, एक ऐसी मां जो अब किसी भी दर्द से डरती नहीं थी। अब वह यह कहानी अधूरी नहीं छोड़ सकती थी। उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया था, और वह तय कर चुकी थी, इस बार अगर वह दरवाजा खुला है तो वह उसे पूरी तरह से खोले बिना नहीं छोड़ेगी। वह खड़ी हुई, शॉल ठीक की और डायरी में एक पंक्ति लिखी, 20 साल बाद मेरी अन्या शायद एक बार फिर मेरे पास है। अब इंतजार नहीं, एक एक सच सामने लाना है। सावित्री की सुबह अब पहले जैसी नहीं रही थी। 20 साल की तलाश, जो कभी केवल अंधेरे में हाथ बढ़ाने जैसा लगता था, अब धीरे धीरे एक दिशा ले रही थी। उसके सामने अब एक चेहरा था, एक नाम था, प्रिया शर्मा। दिल्ली के प्रतिष्ठित वकील विनय शर्मा की बेटी, जो अब हाल ही में राजीव मेहता से विवाह बंधन में बंधी थी। एक मध्यमवर्गीय लेकिन प्रतिष्ठित परिवार, जिनकी छवि समाज में साफ सुथरी और आदरणीय मानी जाती थी। सावित्री ने सोचा, अगर प्रिया वाकई मेरी अन्या है तो इतने वर्षों में उसे कैसे गोद लिया गया? क्यों उसे असली पहचान से दूर रखा गया? और अगर उसे गोद लिया गया तो कोई कागजात तो होंगे। सावित्री ने सबसे पहले अपने पुराने संपर्कों को खंगालना शुरू किया। एक पुलिसकर्मी जो अब रिटायर हो चुका था, एक एनजीओ की कार्यकर्ता जो लापता बच्चों के केस देखती थी, और एक पत्रकार जिसे सावित्री ने सालों पहले अपनी कहानी सुनाई थी। उन्होंने कहा, शर्मा परिवार की बेटी के बारे में कभी कोई गोद लेने की सूचना नहीं मिली थी। उन्होंने हमेशा यही कहा कि प्रिया उनकी जैविक संतान है। यह बात सावित्री को और परेशान कर गई। उसने एक दिन मीना से मिलने का निश्चय किया। मीना, जो अब अपने बेटे की शादी से खुश थी, सावित्री को देखकर थोड़ी चकित हुई। उन्होंने एक कॉफी पर मिलने का समय तय किया। दोनों पुरानी यादों में कुछ पल डूबी, लेकिन सावित्री का मन कहीं और था। सावित्री ने सीधे सवाल नहीं पूछा, लेकिन बड़ी चतुराई से बातों में बात निकाली। प्रिया बहुत सुंदर है। उसकी मुस्कान बहुत अपनी सी लगती है। कहाँ की रहने वाली है? मीना ने गर्व से कहा, बहुत संस्कारी है लड़की। शर्मा परिवार बहुत अच्छा है। विनय और कल्पना ने प्रिया को बहुत अच्छे से पाला है। कहते हैं वो उनके लिए एक ईश्वर का वरदान बनकर आई थी। सावित्री के कानों में ये शब्द गूंजे, ईश्वर का वरदान। उसने पूछा, क्या मतलब? क्या वो उनकी अपनी संतान नहीं है? मीना ने झिझकते हुए कहा, नहीं नहीं, उनका ही कहना है कि उनकी बेटी है।
लेकिन सुनने में आया था कि कल्पना को काफी समय तक संतान नहीं हुई थी। बाद में जैसे चमत्कार हुआ और प्रिया आई। यह सुनकर सावित्री के मन में शंका और भी गहरी हो गई। प्रिया के जन्म के समय और अन्या के लापता होने की तारीख में केवल कुछ महीने का अंतर था। अगर प्रिया को गोद लिया गया होता तो यह सार्वजनिक जानकारी होती, लेकिन शर्मा परिवार ने यह बात कभी नहीं मानी। सावित्री ने अब सीधे तथ्यों को जोड़ना शुरू किया। उसने अपने पुराने नोट्स निकाले, अन्या की लंबाई, चेहरा, जन्म के निशान, उंगलियों की बनावट और सबसे खास गाल पर बर्थमार्क और उंगली पर चोट का निशान। प्रिया में ये दोनों निशान मौजूद थे। इतना संयोग कैसे हो सकता है? सावित्री ने एक फोटोग्राफर को संपर्क किया जो शादी में तस्वीरें खींच रहा था। उसने बड़ी विनम्रता से एक दो तस्वीरें मांगी, खासतौर पर क्लोजअप्स। जब तस्वीरें सामने आईं, सावित्री ने उन्हें अन्या की पुरानी तस्वीरों के साथ रखकर मिलाया। चेहरे की बनावट, आंखों की गहराई, मुस्कान की नरमी सब कुछ जैसे मेल खा रहा था। इन सबके बीच उसने यह भी महसूस किया कि प्रिया की बचपन की कोई तस्वीर इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है। उसने सोशल मीडिया खंगाला, शादी की वेबसाइट, पारिवारिक एल्बम्स में प्रिया की किशोरावस्था और वयस्कता की तस्वीरें थीं, लेकिन कोई भी तस्वीर 5 साल से पहले की नहीं थी। जबकि सामान्यतः हर परिवार के पास बच्चों की बचपन की ढेरों तस्वीरें होती हैं। यह शून्य, यह खालीपन सावित्री को बहुत कुछ कह रहा था। उसने फिर से अपने आप से कहा, अगर ये सब केवल संयोग है तो बहुत बड़ा संयोग है, और अगर संयोग नहीं है तो एक बहुत बड़ी सच्चाई छिपाई जा रही है। अब समय आ गया था कि वह खुद प्रिया से मिले, आमने सामने, बिना किसी तीसरे व्यक्ति के। लेकिन सावित्री जानती थी, अगर वह किसी मां की तरह सामने आई तो बात बिगड़ सकती है। उसे धैर्य रखना होगा, चतुराई दिखानी होगी। उसने मीना को फोन किया और कहा, मैं चाहती हूं कि एक दिन मैं प्रिया से अकेले मिल सकूं। शादी में तो कुछ बातें हो ही नहीं पाईं। लड़की बहुत प्यारी है, बस थोड़ा समय बिताना चाहती हूं। मीना ने मुस्कुराकर कहा, जरूर, वो भी आपसे मिलना पसंद करेगी। सावित्री ने अगले हफ्ते की तारीख तय की। अब उसके पास एक हफ्ते का समय था तैयारियां करने का, खुद को संभालने का और उन सवालों की सूची बनाने का जो वह प्रिया से पूछना चाहती थी। उसने अपने मन में 2 बातें साफ कर ली थीं। एक, वह अपने शक को तब तक सामने नहीं लाएगी जब तक पूरी तरह से यकीन न हो जाए। 2, अगर यह सच है तो वह इस बार पीछे नहीं हटेगी। उसने अपनी डायरी में लिखा, पहचान के निशान अब साफ दिखने लगे हैं, लेकिन दिल को अभी भी इंतजार है उस आवाज का जो कहे, मां, मैं ही हूं आपकी अन्या। सावित्री को उस दिन का बेसब्री से इंतजार था। पिछले 20 वर्षों में वह सैकड़ों चेहरों से मिली थी, हजारों बच्चों की तस्वीरें देख चुकी थी और हर बार उम्मीद के साथ उठी थी, लेकिन मायूसी के साथ लौटी थी। पर इस बार उसके मन में कुछ अलग था। यह सिर्फ शक नहीं था, यह एक मां की अनुभूति थी जो उसे बार बार कह रही थी, तुम्हारी अन्या तुम्हारे सामने है। मीना ने सावित्री की बात मान ली थी और प्रिया से मिलने का समय तय हो गया था। स्थान रखा गया एक शांत कैफे, कुनाल्स कैफे, जो दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित था। एक छोटा सा, पुराना लेकिन सुंदर कैफे, जहां खिड़कियों से धूप अंदर आती थी और कॉफी की खुशबू एक सुकून देती थी। सावित्री तय समय से 15 मिनट पहले पहुंच गई। वह हमेशा से समय की पाबंद रही थी, लेकिन आज उसका जल्दी आना सिर्फ आदत नहीं था, यह उसके दिल की बेचैनी थी। वह कोने की एक मेज पर बैठी, अपने बैग को पकड़े हुए, जिसमें वही पुरानी तस्वीर थी, अन्या के चौथे जन्मदिन की तस्वीर। आज वह इसे फिर से बाहर निकालने वाली थी।
करीब 10 मिनट बाद दरवाजा खुला और प्रिया अंदर आई। उसने नीले रंग का कुर्ता पहना था, बाल हल्के खुले हुए और चेहरे पर एक सादगी भरी मुस्कान। सावित्री की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। नमस्ते आंटी, प्रिया ने कहा। माँ ने बताया था कि आप मुझसे मिलना चाहती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। नमस्ते बेटा, सावित्री ने जवाब दिया। तुमसे मिलना जैसे किसी पुराने सपने से मिलना हो। दोनों ने बैठते ही कॉफी मंगवाई और थोड़ी हल्की फुल्की बातचीत शुरू हुई। सावित्री ने जानबूझकर सामान्य बातों से शुरुआत की। प्रिया की पढ़ाई, उसकी रुचियां, शादी के बाद का अनुभव। प्रिया हंसते हुए बता रही थी, मैंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया है, फिर एक एनजीओ में काम किया कुछ साल, अब शादी के बाद थोड़ी ब्रेक ले रही हूं। बहुत अच्छा किया, सावित्री ने कहा। परिवार भी जरूरी होता है। वैसे तुम्हारा बचपन कहाँ बीता? यह सवाल सुनकर प्रिया थोड़ी ठहर गई। बचपन, उसने हल्की हंसी में कहा। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे 5 साल की उम्र से पहले की बहुत कम बातें याद हैं। जैसे सब धुंधला धुंधला सा है। सावित्री की सांसें थोड़ी तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। कोई खास याद जो अब भी ज़हन में हो? उसने धीरे से पूछा। प्रिया की आंखें थोड़ी दूर देखने लगीं, जैसे किसी और समय में चली गई हो। हाँ, एक सपना बार बार आता है। मैं एक झूले पर बैठी हूँ, बारिश हो रही है और कोई मुझे पुकार रहा है। एक औरत की आवाज, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिखता। सावित्री अब और खुद को रोक नहीं पाई। उसने अपने बैग से वह तस्वीर निकाली, अन्या की 4 साल की उम्र की तस्वीर। प्रिया के सामने रखा। यह मेरी बेटी की तस्वीर है, सावित्री ने कहा। उसका नाम अन्या था। वो भी 4 साल की थी जब एक मेले में खो गई थी, ठीक वैसे ही जैसे तुम कह रही हो। प्रिया ने तस्वीर उठाई। कुछ पल तक उसे देखा, फिर दोबारा देखा। उसके चेहरे पर कुछ था, एक उलझन, एक गहराई और एक अनजानी सी खिंचा। यह, प्रिया धीमे से बोली, इसमें कुछ है, मैं नहीं जानती क्यों, लेकिन इस चेहरे को देखकर लगता है जैसे मैं इसे जानती हूँ। सावित्री की आंखें अब पूरी तरह नम थीं। इस बच्ची के गाल पर वही निशान था जो तुम्हारे गाल पर है, और उसकी चौथी उंगली पर भी वही चोट का निशान। प्रिया चौंकी। उसने अपनी उंगली देखी। यह निशान मुझे हमेशा से था। माँ कहती हैं कि मुझे खेलते वक्त लगी थी जब मैं बहुत छोटी थी, लेकिन वो चोट मेरी बेटी को लगी थी, सावित्री ने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने खुद उसे पट्टी बांधी थी। ये सिर्फ निशान नहीं, ये मेरे जीवन की सबसे गहरी पहचान है। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहीं। फिर प्रिया ने कहा, आंटी, क्या आप कहना चाहती हैं कि मैं आपकी बेटी हो सकती हूँ? सावित्री ने सिर्फ सिर हिलाया। शब्द जैसे गले में अटक गए थे। पर कैसे? मैं तो, मुझे कभी नहीं बताया गया कि मैं गोद ली गई हूँ। मैं नहीं जानती बेटा, सावित्री ने जवाब दिया, पर जो भी है, मुझे सच्चाई जाननी है। क्या तुम मेरे साथ एक डीएनए टेस्ट कराने को तैयार हो? प्रिया चुप हो गई। उसका चेहरा भावनाओं से भरा हुआ था, हैरानी, उलझन, डर और कहीं न कहीं एक छिपी हुई स्वीकृति। अगर अगर इससे सच्चाई सामने आती है तो मैं तैयार हूं, उसने धीरे से कहा। सावित्री ने उसका हाथ थामा। मैं तुम्हें कोई जवाब देने के लिए मजबूर नहीं करूंगी बेटा, पर एक माँ को सच्चाई जानने का हक होता है। और अगर तुम मेरी अन्या नहीं भी हो, तब भी तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने मुझे ये आशा दी। प्रिया ने पहली बार आंखों में आंखें डालकर देखा। अगर मैं सच में आपकी अन्या निकली तो क्या आप मुझे माफ कर पाओगी आंटी? कि मैं आपको 20 साल तक पहचान नहीं पाई।
सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, एक माँ कभी अपने बच्चे को माफ नहीं करती बेटा, वो बस उसे सीने से लगाती है। प्रिया के हाँ कहने के बाद सावित्री ने जैसे पहली बार किसी ठोस जमीन पर कदम रखा हो। 20 वर्षों से वह केवल अटकलों और उम्मीदों के धागों पर चल रही थी, लेकिन अब उसके सामने एक अवसर था, एक वैज्ञानिक उत्तर जो या तो उसकी आशा को सच्चाई में बदल देगा या फिर एक बार और उसे उस अंधेरे में धकेल देगा जहां से वह कितनी बार निकलने की कोशिश कर चुकी थी। अगले ही दिन सावित्री और प्रिया ने एक निजी लैब में अपॉइंटमेंट लिया। लैब का माहौल शांत था, बहुत ही औपचारिक, जैसे वहां भावनाओं की कोई जगह न हो। लेकिन सावित्री के लिए हर मिनट एक सदी की तरह भारी था। प्रिया थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन संयमित। वह अब भी पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसकी जिंदगी अचानक एक मोड़ पर आ खड़ी हुई थी, जहां उसके अस्तित्व का आधार ही सवालों के घेरे में था। सैंपल दिए गए, औपचारिकताएं पूरी हुईं। लैब असिस्टेंट ने कहा, रिपोर्ट 3 दिन में आ जाएगी। 3 दिन? सावित्री के लिए ये 3 दिन किसी परीक्षा से कम नहीं थे। पहले दिन वह हर 5 मिनट में घड़ी देखती रही। प्रिया की तस्वीरें, अन्या की तस्वीरें, दोनों को साथ रखकर बार बार देखती रही। क्या यह वही मुस्कान है? क्या यह वही आंखें हैं? क्या यह वही आत्मा है जो उसने कभी अपने भीतर महसूस की थी? दूसरे दिन वह मंदिर गई। वर्षों बाद उसने भगवान से प्रार्थना की, शांति के लिए नहीं, जवाब के लिए। तीसरे दिन वह लैब से पहले पहुंची। रिपोर्ट समय पर तैयार थी। जब फोल्डर उसके हाथ में आया, उसकी उंगलियां कांप रही थीं। प्रिया ने उसका हाथ थामा। चलिए साथ में पढ़ते हैं। सावित्री ने गहराई से सांस ली और रिपोर्ट खोली। पढ़ते ही पहली लाइन में जो शब्द लिखा था, वह उसकी धड़कनों को रोकने जैसा था। पेरेंटेज कंफर्म्ड 99.999% मैच। सावित्री की आंखें डबडबा गईं। उसने रिपोर्ट को अपने सीने से लगाया और वहीं कुर्सी पर बैठ गई, जैसे उसके भीतर की सारी ऊर्जा एक साथ निकल गई हो। तुम ही हो, वह बुदबुदाई। तुम ही हो मेरी अन्या। प्रिया उस कागज को देख रही थी, जो अब केवल एक रिपोर्ट नहीं थी, यह उसकी पहचान का दस्तावेज बन चुका था। उसके चेहरे पर हैरानी, भ्रम और एक अजीब सी राहत थी। उसने धीरे से कहा, तो मैं आपकी बेटी हूं। सावित्री ने उसकी ओर देखा। तुम हमेशा मेरी बेटी थीं, बस अब यह दुनिया भी जान गई है। प्रिया कुछ नहीं कह सकी। उसका गला रुंध गया। उनके बीच कुछ पल खामोशी के बीते। फिर प्रिया ने धीरे से पूछा, तो मैं इतने सालों तक कहाँ थी? कैसे मैं आपके पास से चली गई? सावित्री ने उसकी ओर देखा, उसकी उंगलियों को थामा। ये सवाल मैंने हर दिन खुद से पूछा है, और अब शायद हमारे पास जवाब ढूंढने का समय आ गया है। प्रिया की आंखों में आंसू थे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी एक झूठ पर खड़ी थी। वो सब यादें, वो रिश्ता जो मैंने माँ और पापा के साथ जिया, वो क्या था? मैं नहीं कह सकती कि वो झूठ था, सावित्री ने शांत स्वर में कहा। जो लोग तुम्हें लेकर गए, चाहे जैसे भी, उन्होंने तुम्हें पाला, बड़ा किया। पर उन्होंने एक सच्चाई छिपाई, तुम्हारे जन्म की, तुम्हारी असली पहचान की। क्या मैं उनसे पूछ सकती हूँ? प्रिया ने पूछा। जरूर, सावित्री ने कहा। लेकिन याद रखो, ये रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हारे सवाल उनके लिए खतरा बन सकते हैं, और तुम्हारे लिए भी एक भावनात्मक युद्ध। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? प्रिया चुप रही। उसके चेहरे पर एक द्वंद्व चल रहा था। मुझे नहीं पता कि मैं तैयार हूं या नहीं, उसने आखिरकार कहा। पर मुझे जानना है।
अब और अंधेरे में नहीं जी सकती। उस दिन के बाद प्रिया ने घर लौटकर अपने माता पिता विनय और कल्पना शर्मा से मिलने की योजना बनाई। वह जानती थी कि एक शब्द उनके लिए तूफान ला सकता है, लेकिन सच्चाई अब सामने आ चुकी थी। सावित्री ने उस रात अपनी बेटी की तस्वीर को नहीं, बल्कि अब उसकी असली बेटी को देखा। उसकी मुस्कान, उसकी आंखें और उसकी आवाज। 20 वर्षों की तलाश, दर्द, विफलताएं और प्रार्थनाएं अब एक उत्तर में बदल गई थीं। लेकिन माँ और बेटी दोनों जानती थीं अब जो सफर शुरू हुआ था वो शायद पहले से भी कठिन होगा। सच्चाई जानना एक बात थी, पर उसे स्वीकार करना और जीना वह एक पूरी नई कहानी थी। और वह कहानी अब शुरू होने जा रही थी। प्रिया के लिए वह रात सोना संभव नहीं था। रिपोर्ट की हर पंक्ति जैसे उसके भीतर गूंज रही थी। पेरेंटेज कंफर्म्ड, 99.999% मैच। उसने बार बार वो रिपोर्ट पढ़ी, जैसे कहीं कोई त्रुटि हो, कोई गलतफहमी। लेकिन नहीं, वह अब अन नहीं थी सिर्फ यादों में, वह सच में सावित्री की बेटी थी। अगले दिन सुबह उसने एक निर्णय लिया। उसे अब जवाब चाहिए था, अपने माँ और पिता से, उन लोगों से जिन्हें वह अब तक अपने अस्तित्व की नींव मानती आई थी। उसने विनय और कल्पना शर्मा से बात करने के लिए कहा। वे दोनों अभी भी उसकी शादी की यादों में डूबे हुए थे, खुश, संतुष्ट, निश्चिंत। प्रिया ने सीधा सवाल रखा, क्या मैं आपकी जैविक बेटी हूं? यह सुनते ही कल्पना के हाथ से कप गिर गया। विनय की आंखों में घबराहट दौड़ गई। प्रिया, ये क्या सवाल है? कल्पना ने कोशिश की मुस्कुराहट के साथ। प्लीज माँ, प्रिया ने कहा। अब समय है कि सच्चाई सामने आए। मैंने डीएनए टेस्ट कराया है। एक लंबी खामोशी कमरे में भर गई। विनय ने गहरी सांस ली। किसके साथ? सावित्री देवी के साथ, प्रिया ने जवाब दिया, जिनकी बेटी 20 साल पहले लापता हो गई थी। और वह बेटी मैं हूं। कल्पना की आंखों में आंसू आ गए। हमें माफ कर दो, वह धीरे से बोली। हमने तुम्हें चुराया नहीं था। हमें बताया गया था कि तुम एक लावारिस बच्ची हो जिसे कोई नहीं चाहता था। हमने सोचा तुम्हें एक घर देना पुण्य का काम होगा। किसने बताया था? प्रिया ने तीखे स्वर में पूछा। कहां से लाई गई थी मैं? विनय ने नजरें चुरा लीं। एक महिला थी, राजस्थान से। उसने कहा कि वह एक अनाथालय से जुड़ी है। कुछ पैसे मांगे और कहा कि अगर हम इस बच्ची को नहीं लेते तो वह कहीं और भेजी जाएगी। आपने कभी जांच नहीं की? कोई दस्तावेज नहीं देखे? प्रिया की आवाज कांप रही थी, पर उसमें आक्रोश साफ था। कल्पना फूट फूट कर रो पड़ी। मैं मां नहीं बन सकती थी। और जब वह तुम्हें लेकर आई तुम बहुत सुंदर थीं, मासूम। हमने अपने दिल की सुनी। प्रिया अब भी अडिग थी। तो आपने मेरी असली मां को सालों तक मेरी तलाश करते हुए तड़पते देखा? टीवी पर, अखबार में, पोस्टरों में? क्या कभी लगा कि आप किसी का बच्चा छिपा रहे हैं? विनय ने चुपचाप सिर झुका लिया। हमें डर था कि अगर ये सच्चाई बाहर आई तो हम तुम्हें खो देंगे। प्रिया अब समझ गई थी। यह सिर्फ एक गलती नहीं थी। यह वर्षों से दबाया गया सच था, जिसे जानबूझकर छुपाया गया था। उसने कुछ नहीं कहा, बस उठी और कमरे से बाहर निकल गई। उसका मन भ्रमित था, दिल टूटा हुआ। वह सीधे सावित्री के पास गई, जो उस समय मंदिर में दिया जला रही थी। प्रिया उसके पास बैठ गई, चुपचाप। कुछ देर बाद उसने कहा, उन्होंने मान लिया है। उन्होंने मुझे खरीदा नहीं, लेकिन मेरी सच्चाई से मुंह मोड़ लिया। सावित्री ने उसकी ओर देखा। मैं जानती थी कि यह आसान नहीं होगा।
अब मैं क्या करूं? प्रिया ने पूछा। मैं दो दुनियाओं के बीच फंसी हुई हूं। एक जिसने मुझे जन्म दिया, दूसरी जिसने मुझे पाला, लेकिन सच्चाई दोनों से अलग है। सावित्री ने उसका हाथ थामा। सच हमेशा आसान नहीं होता, बेटा, पर वही तुम्हें आजाद करता है। अब तुम्हारे पास विकल्प है, या तो तुम इस सच्चाई को अनदेखा कर दो या फिर इसे अपनाकर अपनी पहचान दोबारा गढ़ो। प्रिया की आंखों में आंसू थे। मैं अपनी असली माँ के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे आपके साथ वक्त बिताना है, जानना है कि मैंने क्या क्या खोया। सावित्री ने पहली बार उसे सीने से लगाया, एक गहराई से, एक सच्चाई के साथ जो अब छिपी नहीं थी। उस गले मिलने में वर्षों का दर्द, अधूरी लोरियां, छूटी हुई कहानियां और अब एक नई शुरुआत का वादा था। उसी शाम सावित्री और प्रिया ने मिलकर पुलिस से संपर्क किया। उन्होंने उस महिला का स्केच बनवाया जो प्रिया को विनय और कल्पना को सौंप कर गई थी। पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए, सीसीटीवी गवाह, और अंततः एक नाम उभरा, लाजवंती, जो कभी सावित्री के पड़ोस में आया जाया करती थी। एक विधवा जो अक्सर जलन से भरी बातें करती थी और सावित्री की खुशहाल जिंदगी से ईर्ष्या रखती थी। अब प्रिया और सावित्री को समझ आ गया कि प्रिया की गुमशुदगी कोई दुर्घटना नहीं थी, यह एक योजनाबद्ध कृत्य था। यह सिर्फ माँ और बेटी की बिछड़न की कहानी नहीं थी, यह एक षड्यंत्र की कहानी थी। प्रिया ने पुलिस को कहा, मैं उसके खिलाफ केस नहीं करना चाहती, लेकिन मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ, पूरी सच्चाई। सावित्री ने सहमति में सिर हिलाया। अब हम पीछे नहीं हटेंगे। पुलिस की मदद से सावित्री और प्रिया ने उस महिला की तलाश शुरू की जो वर्षों पहले प्रिया को विनय और कल्पना को सौंप गई थी। नाम अब सामने आ चुका था, लाजवंती। यह नाम सावित्री के लिए नया नहीं था। 20 साल पहले जब वह अपनी बेटी अन्या के साथ इंडिया गेट के पास वाले सरकारी क्वार्टर में रहती थी, लाजवंती वहीं आसपास के इलाके में झाड़ू पोंछे का काम करती थी। एक विधवा, हमेशा चुप चुप रहने वाली, लेकिन कभी कभी उसकी निगाहों में एक अजीब सी जलन दिखती थी। सावित्री को याद आया कि लाजवंती कई बार अन्या को देखकर कुछ ज्यादा ही मुस्कराती थी। एक बार उसने कहा भी था, आपकी बेटी बहुत सुंदर है मैडम, किसी रानी जैसी। तब ये बात एक तारीफ लगी थी, लेकिन अब वह शब्द सावित्री के कानों में जहर जैसे गूंज रहे थे। पुलिस ने पुराने मकान मालिकों से, कॉलोनी के रिकॉर्ड से और स्थानीय पुलिस स्टेशन से जानकारियां जुटाईं। लाजवंती अब दिल्ली में नहीं थी। वर्षों पहले वह राजधानी छोड़कर राजस्थान के भरतपुर जिले में चली गई थी। वहां का पता मिलते ही सावित्री और प्रिया पुलिस के साथ उस छोटे से कस्बे पहुंची। कच्ची सड़कों, मिट्टी की दीवारों और छप्पर वाले घरों के बीच एक पुराना सा मकान दिखा, जिसके दरवाजे पर एक नाम की पट्टी टंगी थी, लाजवंती देवी। दरवाजा खुला। एक वृद्ध महिला, झुकी हुई कमर, धूप से झुलसा चेहरा और थकी हुई आंखें। सावित्री ने एक पल उसे देखा, फिर बोली, पहचाना? लाजवंती ने कुछ क्षण आंखें मिचमिचाईं, फिर सिर झुका लिया। आपको क्या चाहिए? उसने धीमे से पूछा। प्रिया आगे आई। 20 साल पहले आपने एक बच्ची को मेरे माता पिता को सौंपा था। क्या आप जानती हैं वह बच्ची कौन थी? लाजवंती की आंखों में अब बेचैनी थी। वह दरवाजे से हटकर भीतर जाने लगी। पुलिस ने सख्ती से कहा, लाजवंती जी, यह एक गैरकानूनी गोद लेने का मामला है। आप सहयोग करें, नहीं तो हमें कार्यवाही करनी पड़ेगी। लाजवंती ने कांपती आवाज में कहा, मैंने उसे चुराया नहीं था, मुझे लगा वह अनाथ है। झूठ मत बोलिए। सावित्री की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें आक्रोश था। आप जानती थीं कि वह मेरी बेटी है। आपने उसे मेरे घर के सामने से उठाया था।
आपने मेरी जिंदगी उजाड़ दी। लाजवंती चुप रही। क्यों किया आपने ऐसा? प्रिया ने पूछा। आपको क्या मिला? कुछ पल के मौन के बाद लाजवंती बैठ गई। उसकी आंखें सूनी हो गई थीं। मुझे कुछ नहीं मिला, उसने कहा। मुझे सिर्फ लगता था कि जिंदगी मेरे साथ न्याय नहीं कर रही। आपके पास सब कुछ था, शिक्षा, नौकरी, सुंदर बेटी, इज्जत। और मैं अकेली, गरीब, बेबस। ईर्ष्या ने आपको इतना अंधा कर दिया कि आपने एक माँ से उसकी बेटी छीन ली। सावित्री की आंखों में आंसू थे। हाँ, लाजवंती ने स्वीकार किया। मैंने सोचा कि अगर आपकी दुनिया उजड़ जाएगी तो मेरी दुनिया में कुछ बदल जाएगा। लेकिन कुछ नहीं बदला। बस अपराध बोध बढ़ता गया। फिर आपने क्या किया? प्रिया ने पूछा। मैंने एक एजेंट को ढूंढा जो बच्चों को गोद दिलाने का काम करता था। उससे कहा कि बच्ची लावारिस है, और वही उसे आपके पालक माता पिता तक ले गया। सावित्री को जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। आपने कभी सोचा कि एक माँ पर क्या बीती होगी? उसने कांपती आवाज में पूछा। हर दिन सोचा, लाजवंती ने कहा। इसलिए दिल्ली छोड़ दी। उस बच्ची की मुस्कुराहट मुझे हर रोज जलाती थी, और आपकी तलाश, अखबारों में, टीवी पर, वो मेरे लिए श्राप बन गया था। पुलिस ने बयान दर्ज किया, लेकिन प्रिया ने केस दर्ज करने से मना कर दिया। मैं उससे बदला नहीं लेना चाहती, प्रिया ने कहा। मुझे न्याय चाहिए था, वो मिल गया। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सावित्री ने भी सहमति में सिर हिलाया। हमें बीते हुए को दंड देना नहीं है, उसने कहा। हमें भविष्य को संवारना है। वापस दिल्ली लौटते समय ट्रेन में खिड़की के पास बैठी प्रिया बाहर देख रही थी। खेत, पेड़, लोग सब उसकी सोच से बहुत दूर थे। सावित्री ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? प्रिया ने धीमे से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन कुछ टूट गया है मेरे अंदर और कुछ नया भी जन्म लिया है। वो क्या? सावित्री ने पूछा। पहचान, प्रिया ने मुस्कराते हुए कहा। अब मुझे पता है मैं कौन हूं। और अब मैं खुद को झूठ में नहीं, सच्चाई में ढालना चाहती हूं। सावित्री ने उसका हाथ थामा। अब हम साथ हैं। यही सबसे बड़ा सच है। उस सफर में दोनों ने कुछ खोया नहीं, बल्कि वो पाया जो शायद हर इंसान पूरी जिंदगी ढूंढता है। सच्चाई, माफी, और एक दूसरे के बिना शर्त प्रेम। दिल्ली लौटने के बाद प्रिया की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके भीतर एक अजीब सी खामोशी बस गई थी, तो दुहक की, नहीं पूरी तरह सुकून की। वह अब जान चुकी थी कि उसका जीवन दो अलग अलग स्तंभों पर खड़ा था, एक जिसने उसे जन्म दिया और एक जिसने उसे पाला। उसके लिए यह समझ पाना कठिन नहीं था कि दोनों ही औरतें उसे बेइंतहा प्यार करती थीं। लेकिन अब वह जानती थी कि इस प्यार के पीछे बहुत कुछ छिपा था, त्याग, अपराधबोध, भ्रम और अब एक निर्विवाद सच्चाई। उसने अपने पति राजीव को सब कुछ बता दिया। राजीव, जो शुरू से ही शांत और संवेदनशील था, ने उसे पूरी तरह समझा। मैं तुम्हारे साथ हूं, उसने कहा था। तुम्हें किसी एक को नहीं छोड़ना पड़ेगा। माँ एक से ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन तुम एक ही प्रिया हो, सच के साथ जीने वाली। राजीव का साथ प्रिया के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। उसने खुद से वादा किया, अब वह भागेगी नहीं, न किसी रिश्ते से, न किसी सवाल से। एक रविवार को उसने विनय और कल्पना को सावित्री के घर बुलाया। यह पहली बार था जब दोनों परिवार आमने सामने बैठे थे। सावित्री ने बेहद सामान्य तरीके से स्वागत किया। कोई आरोप नहीं, कोई नाराजगी नहीं। उसके शब्दों में एक स्नेह था जो वर्षों की पीड़ा के पार जाकर किसी नए रिश्ते को आकार देना चाहता था। कल्पना ने कुछ समय तक कुछ नहीं कहा।
फिर आंसू भरी आंखों से बोली, मैं जानती हूँ मेरे शब्द कुछ नहीं बदल सकते, लेकिन मैं यह कहना चाहती हूँ कि मैंने प्रिया को अपनी जान से भी ज्यादा चाहा है। अगर मैं जानती कि वह आपकी बेटी है तो शायद मैं फिर भी उसे जाने नहीं देना चाहती। सावित्री ने उसकी ओर देखा और बहुत धीमे से कहा, मैं जानती हूँ, एक माँ की ममता समझ सकती हूँ। मैं भी तो यही करती रही, वर्षों तक अपनी बेटी को तलाशती रही, सिर्फ इसलिए कि उसे फिर से गले लगा सकूं। विनय ने सिर झुकाते हुए कहा, हमसे गलती हुई, लेकिन हमने उसे कभी ये नहीं बताया क्योंकि हम डरते थे कि वो हमें छोड़ देगी। प्रिया बीच में बोली, आप दोनों ने जो किया वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मैं उससे इनकार नहीं कर सकती, लेकिन अब मैं अधूरी नहीं हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी जड़ें कहाँ हैं। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों परिवार मेरे जीवन का हिस्सा बने रहें, जैसे दो शाखाएं एक ही वृक्ष की। उस दिन एक समझौता नहीं बल्कि एक नया रिश्ता जन्म ले चुका था, एक ऐसा रिश्ता जो खून से नहीं समझ से बना था। प्रिया ने तय किया कि वह अब हर हफ्ते कुछ समय सावित्री के साथ बिताएगी। वह चाहती थी कि जिन बीते वर्षों की खाली जगहें थीं, उन्हें अब कहानियों, बातों और मुस्कुराहटों से भरा जाए। सावित्री ने पुराने फोटो एल्बम निकाले। हर तस्वीर में अन्या थी, छोटी सी फूलों वाली फ्रॉक में, माटी से सने पैर, बर्थडे केक पर मोमबत्तियां बुझाते हुए। प्रिया उन तस्वीरों को देखती रही और जैसे हर फ्रेम में अपनी ही परछाई खोजती रही। एक दिन सावित्री ने उसे वही लोरी सुनाई जो वह अन्या को सुलाने के लिए गाया करती थी। प्रिया की आंखें भर आईं। मुझे लगता है मैंने यह कहीं सुना है, बहुत पहले, शायद किसी सपने में। सावित्री ने उसका सिर अपनी गोद में रखा। अब ये सपना नहीं, हकीकत है। उसी महीने प्रिया को पता चला कि वह मां बनने वाली है। खबर सुनते ही तीनों औरतें सावित्री, कल्पना और प्रियागले लगकर रो पड़ी। यह जीवन का एक नया चक्र था जो पुराने दुखों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। प्रिया ने तय किया कि वह अपने बच्चे को उन दोनों की कहानियों के साथ बड़ा करेगी। वह उसे बताएगी कि कैसे एक माँ ने 20 साल तक अपने बच्चे को ढूंढा और कैसे एक और माँ ने बिना शर्त उसे पाला। उसने अपने बच्चे के लिए दो नाम चुने, आरव अगर बेटा हुआ और अन्वी अगर बेटी। आरव का मतलब होता है शांति और अन्वी का अर्थ है प्यार से चलने वाली। सावित्री अब नियमित रूप से डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट्स में साथ जाती। कल्पना घर पर पोषण की देखभाल करती और राजीव हर शाम प्रिया को किताबें पढ़कर सुनाता, जैसे एक खुशहाल परिवार करता है। समय धीरे धीरे बीतने लगा। एक दिन प्रिया ने सावित्री से पूछा, क्या आप कभी मुझे माफ कर पाई हैं? सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तो तुम्हें कभी दोषी माना ही नहीं बेटा। तुम तो उस साजिश की एक मासूम किरदार थी। मुझे तो गर्व है कि तुम उस झूठ से सच्चाई तक आई हो अपने दम पर। प्रिया ने उसका हाथ थाम लिया। अब मुझे आपकी हर कहानी सुननी है, जो सालों से अधूरी पड़ी हैं। सावित्री ने कहा, और मुझे तुम्हारी बचपन की हर याद गढ़नी है जो मैं जी नहीं पाई। एक माँ और बेटी जो कभी एक भी तस्वीर में साथ नहीं थीं, अब हर दिन एक नई तस्वीर बना रही थीं, यादों की, सच्चाई की और प्यार की। समय बीतता गया और प्रिया की प्रसव तिथि नजदीक आने लगी। दिल्ली की सर्दियों में एक हल्की धूप और ठंडी हवाएं घर की खिड़कियों से भीतर आती थीं। सावित्री रोज सुबह उठकर दुआ करती और प्रिया के साथ डॉक्टर के पास जाती। राजीव भी हर समय मौजूद रहता, हमेशा प्रिया के साथ उसकी हर चिंता को साझा करता। कल्पना, जो शुरू में खुद को दोषी समझ रही थी, अब धीरे धीरे अपने स्थान को स्वीकारने लगी। उसने भी प्रिया के जीवन में एक सहायक और स्नेही उपस्थिति बनाना शुरू किया।
अब तीनों औरतें सावित्री, कल्पना और प्रिया एक दूसरे के साथ सहजता से जुड़ गई थीं। प्रिया के गर्भावस्था के दौरान सावित्री ने अपने पुराने डायरी और तस्वीरों को खोला। वह हर पन्ने को पढ़ती और प्रिया को बताती कि कैसे 20 साल तक उसने अपनी बेटी को ढूंढा। प्रिया बार बार पूछती, और तब क्या हुआ? और इसके बाद आपने कैसे उम्मीद नहीं खोई? सावित्री हर बार मुस्कराती और कहती, क्योंकि माँ की ममता कभी नहीं मरती और प्यार कभी अधूरा नहीं रह सकता। एक दिन प्रिया ने सावित्री से पूछा, माँ, आप अब क्या सोचती हैं? 20 साल की यात्रा के बाद आपने क्या सीखा? सावित्री ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन एक नई ऊर्जा भी थी। मैंने सीखा कि जीवन कभी सरल नहीं होता, लेकिन अगर हम अपने दिल की सुने और उम्मीद न खोए तो चमत्कार संभव है। तुम्हारा जन्म ही मेरे लिए एक चमत्कार था, बेटा। और अब तुम फिर से मेरी गोद में लौट आई हो। प्रिया ने मुस्कराते हुए कहा, और अब मैं अपने बच्चे के लिए वही चाहती हूँ, प्यार, सुरक्षा और सच का मार्ग। इस समय दोनों परिवारों ने मिलकर घर की व्यवस्था बदल दी। सावित्री के पुराने घर को सजाया गया ताकि प्रिया और बच्चा आराम से रह सकें। कल्पना हर रोज मदद करती, खाना बनाती और बच्चों के लिए कहानियां सुनाती। राजीव ने अपने काम को थोड़ा सीमित कर दिया ताकि वह प्रिया और आने वाले बच्चे के साथ अधिक समय बिता सके। अंततः वह दिन आया जब प्रिया ने हल्का सा दर्द महसूस किया। सावित्री तुरंत उसे लेकर अस्पताल पहुंची। राजीव भी साथ था, उसका हाथ थामे। कल्पना भीतर आई, थोड़ी नर्वस, लेकिन प्रिया के लिए मौजूद। घंटों की कठिन प्रक्रिया के बाद डॉक्टर ने घोषणा की, आपकी बेटी का जन्म हुआ है। बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है। सावित्री की आंखों में आंसू थे। उसने बच्चे को देखा और धीरे से कहा, अनवी, माँ यहाँ है। प्रिया ने अपनी बेटी को गोद में लिया और सावित्री के सामने उसे दिखाई। सावित्री ने बच्चे को छुआ, उसके छोटे हाथों को अपने हाथ में रखा। इस पल में 20 साल की दूरी, दर्द और इंतजार सब कुछ गायब हो गया। अब केवल प्रेम, सच्चाई और नया जीवन था। बच्चे के आने के बाद दोनों माताएं सावित्री और कल्पना एक साथ बच्चे के विकास में शामिल हुईं। वे मिलकर उसे पढ़ाती, खेलाती और जीवन की कहानियां सुनाती। प्रिया जान गई थी कि प्यार केवल एक स्रोत से नहीं आता, वह बहुस्तरीय होता है। समय बीतता गया। प्रिया और राजीव ने बच्चे का नाम रखा अनवी, जो प्रेम और सच्चाई की नई शुरुआत का प्रतीक था। सावित्री और कल्पना दोनों ने उसे नानी और दादी के रूप में प्यार किया। प्रिया ने सोचा कि अब वह अपने जीवन की पूरी कहानी समझ चुकी थी। बीते हुए दर्द के बावजूद प्यार ने सब कुछ संभव कर दिया। एक शाम तीनों औरतें सावित्री, कल्पना और प्रिया एक छोटी सी बगीचे में बैठीं। अनवी, बच्ची, उनके बीच में खेल रही थी। सावित्री ने कहा, देखो बेटा, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर हम अपने दिल और उम्मीद की सुने तो हर जख्म भर सकता है। प्रिया मुस्कराई और बोली, और अब मैं जान गई हूं कि प्यार केवल खून से नहीं, बल्कि समझ, सहारा और समर्थन से भी आता है। कल्पना ने हाथ में चाय का कप लिया और धीरे से कहा, बीते समय को बदल नहीं सकते, लेकिन हम भविष्य को बदल सकते हैं। और यह भविष्य है प्यार और समझ का। उस रात तीनों औरतें और उनकी नई पीढ़ी अनवी सुकून से सो गई। 20 साल की यात्रा, दर्द और अधूरापन अब समाप्त हो गया। अब केवल जीवन की नई शुरुआत थी, जहां सच्चाई, प्रेम और परिवार की असली भावना बनी रही। सावित्री ने अपने पुराने डायरी के पन्ने बंद किए। उसने खुद से कहा, अब मैं पूरी तरह शांति में हूं। मेरी बेटी लौट आई और नया जीवन शुरू हो चुका है।
यह वही चमत्कार है जो मैं 20 साल से खोज रही थी। और इस तरह एक माँ ने अपने दर्द और इंतजार से प्रेम की नई कहानी रची। एक बेटी ने अपनी पहचान और सच को अपनाया, और जीवन ने सिखाया कि सच्चा प्यार समय, दूरी और परिस्थितियों से नहीं मरता। वह केवल मजबूत होता है और अंततः अपने मार्ग पर लौट आता है। दिल्ली की धूप उस दिन कुछ अलग ही लग रही थी। हवा में हल्की ठंड थी, लेकिन घर के भीतर एक गर्माहट का माहौल था। सावित्री, प्रिया और राजीव की छोटी छोटी खुशियां, कल्पना की स्नेही उपस्थिति और अब नवजात अन्वी के मुस्कुराते चेहरे ने घर को जीवन से भर दिया था। सावित्री ने महसूस किया कि 20 साल की यात्रा अब समाप्त हो चुकी है। वह वही माँ थी जिसने हर दिन अपनी बेटी के लिए प्रार्थना की, जिसने कभी हार नहीं मानी। लेकिन अब उसकी मुस्कान केवल अपने लिए नहीं थी, यह उसकी बेटी और पोती के लिए भी थी। प्रिया की आंखों में अब एक नई दृढ़ता थी। वह जान चुकी थी कि उसकी जिंदगी अब दो हिस्सों में बंटी हुई थी, सावित्री के प्यार और कल्पना के संस्कार। लेकिन वह सीख गई थी कि प्यार किसी एक रूप में नहीं होता और सच हमेशा सामने आता है। एक दिन दोनों परिवारों ने मिलकर छोटे से समारोह का आयोजन किया। यह कोई बड़ी पार्टी नहीं थी, केवल करीबी दोस्त और परिवार। सावित्री ने मंच से कहा, 20 साल पहले एक छोटी सी बच्ची चली गई थी। हमने उसे खोजने के लिए हर संभव प्रयास किया, और आज वह मेरे सामने है, सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं, बल्कि अब मेरी पोती की माँ भी। प्रिया ने उसके हाथ थामे और बोली, माँ, आपने जो सिखाया है वह केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि अन्वी के लिए भी है। आपने मुझे सच्चाई और प्यार की शक्ति दिखाई। कल्पना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती थी कि मैंने एक मासूम के साथ गलत किया, लेकिन अब मैं भी उसकी खुशी का हिस्सा बनकर संतुष्ट हूँ। हमें अब केवल भविष्य की ओर देखना चाहिए। सावित्री ने अपने बैग से पुरानी तस्वीरें निकाली, अन्या की बचपन की, फिर प्रिया की किशोरावस्था की। सभी ने एक एक करके तस्वीरों को देखा। अन्वी, जो अब 3 साल की हो चुकी थी, अपनी छोटी उंगलियों से तस्वीरों को छूती, मुस्कुराती और हंसती। राजीव ने कहा, यह एक नई शुरुआत है। हम सब मिलकर इसे सुंदर बनाएंगे। दर्द, दूरी और अधूरापन अब केवल यादें रह गई हैं, लेकिन अब हम साथ हैं। सावित्री ने नीले आसमान की ओर देखा। 20 साल की तलाश ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, उसने कहा। धैर्य, आशा और सच्चाई की ताकत। मैं अब जानती हूं कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर माँ का प्यार और हौसला हो तो कोई भी बाधा अजेय नहीं होती। प्रिया ने अपनी बेटी को गोद में उठाया। अन्वी के छोटे छोटे हाथ उसके गले में लिपट गए। देखो माँ, यह वही प्यार है जो हमें जोड़ता है, बीते समय की पीड़ा के बावजूद, प्रिया ने कहा। सावित्री ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई। अब मैं जानती हूं कि हर आंसू, हर रात की खोज, हर तन्हा पल, सब व्यर्थ नहीं गए। तुम लौट आई हो, और अब तुम्हारे बच्चे के साथ हमारी नई यात्रा शुरू होती है। कल्पना ने भी अपने हाथ फैलाए और अन्वी को अपनी गोद में लिया। यह बच्ची हमारी साझा खुशी है, उसने कहा। यह दिखाती है कि प्यार कई रूपों में मौजूद होता है। हम सब अब परिवार हैं, एक परिवार जिसमें कोई खोया नहीं है और कोई अकेला नहीं है। सभी ने उस दिन मिलकर बगीचे में फोटो खींचवाई। सावित्री और प्रिया की मुस्कान में अब कोई दर्द नहीं था, केवल प्यार, विश्वास और नई शुरुआत की चमक थी। राजीव और कल्पना भी उसी मुस्कान में शामिल हुए, महसूस कर रहे थे कि जीवन की असली खुशी केवल सामंजस्य और सच्चाई में होती है। रात को जब घर शांत हुआ, सावित्री ने डायरी निकाली। उसने 20 साल पुराने पन्ने पलटे।
हर पन्ने में एक कहानी, एक तड़प, एक उम्मीद। लेकिन अब पन्ने केवल यादें नहीं बल्कि प्रेरणा बन चुके थे। उसने लिखा, हर माँ का प्यार कभी खत्म नहीं होता। हर सच्चाई अपने समय पर सामने आती है। और हर बच्चा, चाहे किसी भी राह से गुजरे, अंततः अपने घर लौट आता है। प्रिया ने पास आकर कहा, माँ, अब हम तीनों और अन्वी सभी मिलकर भविष्य बनाएंगे। बीते हुए दर्द को पीछे छोड़कर हम अपनी कहानी खुद लिखेंगे। सावित्री ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, अब हम केवल आगे बढ़ेंगे, प्यार, धैर्य और सच्चाई की ताकत के साथ। और इसी तरह 20 साल की खोज, दर्द और अधूरी आशाओं के बाद परिवार ने एक नई शुरुआत की। एक ऐसा परिवार जिसमें सच्चाई की रोशनी, मातृभक्ति और निस्वार्थ प्रेम ने हर छाया और अधूरी ख्वाहिश को मिटा दिया। अन्वी की मासूम हंसी, प्रिया का सशक्त व्यक्तित्व, सावित्री का धैर्य और कल्पना का प्रेमस भी मिलकर एक नई कहानी लिख रहे थे। कहानी जिसमें अब सिर्फ खुशियां, सीख और भविष्य की उज्ज्वल राहें थीं। बीते समय के निशान अब केवल यादें बन गए थे और नए जीवन की रोशनी ने सब कुछ भर दिया था। सावित्री ने आखिरी बार अपने घर के आंगन में खड़ी होकर देखा। सारा परिवार उसके सामने थामा, बेटी और पोती। उसने महसूस किया कि जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार केवल मिलने में नहीं बल्कि प्यार, सहनशीलता और सच्चाई को अपनाने में है। 20 साल की तड़प, खोज और उम्मीद अब पूरी हुई थी। और एक नई कहानी जिसमें हर रिश्ता, हर भावना और हर नाता अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा था, ने उनका स्वागत किया।